हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। फिर आज एक नए कोटेशन के साथ वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, तो जितने भी कोटेशन आएंगे उस कोटेशन को देखने के बाद बस आपको ये भाव निकालना है कि आखिर में इस कोटेशन का भाव क्या निकल रहा है। और हर कोई ना कोई कोटेशन आपको अपने प्रतियोगी एग्जाम संबंधित उसकी समझ विकसित करने के लिए प्रेरणा देता है। और साथ ही साथ देश में, जैसा कि मेरा है ड्रीम ऑफ भारत, यानी ड्रीम ऑफ भारत का मतलब ये, मेरा ये सपना है कि देश में शांति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की स्थापना हो सके। ठीक है, तो आइए हम इस कोटेशन को देखते हैं। इस कोटेशन को ज़रा ध्यान से आप लोग देखिए और इसको पढ़िए और इसको भाव के हम निकालते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण सहित। तो देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है, जब समाज का एक वर्ग हक की बात करता है तो समाज का कोई दूसरा वर्ग चुटकी लेते हुए कहता है कि यह राष्ट्रद्रोह है। वहीं दूसरा वर्ग अपने व्यवसाय के हित के लिए कार्य करता है तो तीसरा वर्ग कहता है यह विशेषता उपनिवेशवाद का प्रतिनिधित्व कर रही है। काश कोई राष्ट्रपिता का प्रतिनिधित्व करे, प्रकार्यात्मक रूप से न कि संरचनात्मक रूप से। ठीक, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना है। खासतर ये, काश कोई राष्ट्रपिता का प्रतिनिधित्व करे, किस रूप में? प्रकार्यात्मक रूप से, न कि संरचनात्मक रूप से। इन दो बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना है। और इसके ऊपर बिंदु, जो एक वर्ग दूसरे वर्ग पर व्यंग्य कसता है, यानी कहने का मतलब, समाज में जब कोई वर्ग अपने लाभ के लिए दूसरे वर्ग पर आरोप लगाए तो ऐसे स्थिति में किसी भी देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता स्थापित नहीं हो सकती है। देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता स्थापित वहाँ हो सकती है जहाँ पर सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत जुटाई जाए। ठीक है, देखिए ये कमियाँ, ऐसा नहीं है कि ये कमियाँ आज हमारे भारतीय समाज में हैं, ये कमियाँ पहले भी थी, आज भी है। अगर ये दूर नहीं की जाएगी तो ये बढ़ती चली जाएगी। और भारतीय समाज में यह स्थिति भारतीय इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए एक बहुत बढ़िया संकेत नहीं है, देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भारतीय समाज की अगर हम बात करें तो हमारा देश कई बार गुलाम हुआ, कई बार यहाँ विदेशी आक्रमण किए और कई बार विदेशी जो आक्रमण किए वो उसका पूरा लाभ भी उठाएं। कारण ये था कि भारतीय समाज में इतनी ज़्यादा विचारधाराओं का होना, और सारे विचारधाराएं जो होते थे वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्ग के हित की लेकर बात करते थे। तो कोई बाहर वाला आता था तो वो उनसे यूनिटी बनाकर अपने ही लोग के दूसरे वर्ग को परेशान करने की कोशिश करने लगता था। और इसका फायदा कौन उठाता था? तीसरा वर्ग मतलब जो भारत में विदेशी लोग आए। तो भारत के गुलाम होने के पीछे कई कारणों में एक कारण ये भी था कि एक वर्ग दूसरे वर्ग को गलत ठहराता था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था भारत की गुलामी का। भारत तो बहुत आर्थिक रूप से संपन्न था, फिर भी गुलामी होने के पीछे क्या कारण था? विचारधाराओं को लेकर मतभेद की स्थिति।
और जब आप भारत का इतिहास उठाकर देखोगे तो इसी विचारधाराओं के मतभेद को दूर करने के लिए समय समय पर एक एक महापुरुष आए जो लोगों में एक यूनिटी स्थापित करने का कार्य किए ताकि भारत देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता स्थापित हो सके। और जो विदेशी भी आए उसको भी स्थापित करने का प्रयास किए। लेकिन जो भारत की मौलिकता की संस्कृति थी उसको सिर्फ चंद लोग ही समझे, और जो समझे भी वो सिर्फ अभाव की स्थिति में, जरूरत की स्थिति में वो यूनिटी बनाए, न कि ज्ञान की स्थिति में। अगर ज्ञान की स्थिति में भारत एक बार अगर यूनिटी हो जाता तो आज भी मतभेद की स्थिति कभी नहीं होती। इसलिए भारतीय समाज में वो ज्ञान की जरूरत है जिससे कि भारत में प्रकार्यात्मक रूप से यूनिटी हो, न कि संरचनात्मक रूप से हो। वो कैसे आएगा? जब कोई एजुकेशनल व्यक्ति या बुद्धिजीवी प्राणी जो बातें कहता हो उस बात पर पूरा खरा उतरता हो। अभाव की स्थिति में देखिए, एकीकरण करने के बाद विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं में एकजुटता बनाने की बात कब देखी गई? प्राचीन काल में भी देखी गई, मध्यकालीन इतिहास में भी देखी गई और आधुनिक भारत में भी देखी गई। आधुनिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन में आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जो भारत में विभिन्न प्रकार के विचारधाराओं में मतभेद होने की स्थिति के कारण उनको एकजुट करने का प्रयास किया। क्यों? ताकि कि हम गुलामी से आजादी पा पाए, यूनिटी हो पाए और हम आर्थिक व्यवस्था को गति दे सकें और दूसरे पर निर्भरता समाप्त हो सके और हम आत्मनिर्भर बने। अगर धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित जितने भी महापुरुष थे उनकी बातें अगर हम आज पूरी तरीके से स्वीकार करते, हालांकि इन्हीं की विचारधाराओं से और सनातन धर्म के विचारधाराओं से और सभी जो दुनिया के सभी पंथों में जो अच्छी बातें हैं उन सभी बातों को लेकर भारतीय संविधान में रखा गया है, अगर हम वो बातें कहते हैं, अगर उसको अपनाएं तो आज हम आत्मनिर्भरता की बात नहीं करते। समय समय पर आत्मनिर्भरता की बात हुई, लेकिन कहां तक वो सही हो पाया? कहां तक सही हो पाया? तो आप ऐसा सोचो कि हम ऐसा कार्य करें जिससे कि देश को आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके और आने वाली हमारी सारी भावी पीढ़ी सही हो। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमको अशोक की विचारधाराओं से भी प्रेरित होना चाहिए। जैसे अशोक ने कहा था, भारत का एक उस समय राजा था, उसके अंदर एक भाव था कि ये पूरी जो प्रजा है मेरी संतान है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से एक्चुअली लोकतंत्र की परिभाषा अशोक ने दे दिया था। क्यों? एकजुटता करने के लिए, शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। वही आज जरूरत है। पहले तो स्थिति हद तक तो सही थी, लेकिन आज तो हद तक स्थिति तो और गड़बड़ होगी। इसलिए एक अशोक नहीं चाहिए। आज भारत में यूनिटी एकता स्थापित करने के लिए कई अशोक महान सम्राट की जरूरत आनी चाहिए। और आज जो स्थिति बनती चली जा रही है, एक महात्मा गांधी की जरूरत नहीं है, आज कई महात्मा गांधी की जरूरत है। जो विचारधाराएं फैल रही है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा जमाना है। इसलिए ऐसे स्थिति में कई महान अशोक सम्राट की जरूरत और कई धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के विचारक की जरूरत है। मेरी बात तो आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहां समझ लेते हैं। राष्ट्रपिता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रपिता का प्रतिनिधित्व करे। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं?
राष्ट्र का पिता। जिस तरीके से वहाँ अशोक ने सभी प्रजा को अपनी संतान माना था, उसी तरीके सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता। राष्ट्र का पिता का मतलब ये कि राष्ट्र में जितने लोग हैं उनका भला करना, उनके बीच समन्वय स्थापित करना, किसी के साथ पक्षपात न करना। जो किसी देश में किसी वर्ग के साथ पक्षपात न करे और सबको समानता का अधिकार दिलाए, उसकी हक की बात करे, वही राष्ट्रपिता है। तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस जो कभी गांधी जी के विचारधाराओं से सहमत नहीं थे, लेकिन बाद में उनसे वो सहमत हुए। और ऐसी कई बार स्थितियां उत्पन्न हो चुकी है जहां पर गांधी जी के विचारधाराओं से कोई समर्थन नहीं था, लेकिन बाद में उनके सोचे गए विचारधाराओं के सबने पालन किया। ऐसे ही उनको राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता था, वो राष्ट्रपिता थे। तो अपने अंदर वो गुण लाइए, अपने अंदर गुण लाएंगे। जब तक आप वैचारिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे तब तक समाज में संगठन नहीं हो पाएगा, और जब तक समाज में संगठन नहीं हो पाएगा तब तक औद्योगिकीकरण या कोई भी तकनीकी अपना लो, कितने भी पैसे दे दो, तब भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस बात को विशेष अर्थशास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने इस बात को भी कहा था कि अगर अर्थव्यवस्था में गति देना हो तो वस्तु के तरफ उन्मुख न होकर पहले मुझे जन उन्मुख होना चाहिए, उनका शिक्षा लेवल मेंटेन होना चाहिए, उनकी सोच डेवलपमेंट होनी चाहिए। तब किसी जाकर हम किसी में प्रोडक्शन करके इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं और एक्चुअली आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं, आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि इस कोटेशन का क्या भाव निकलता है। किसी पर आलोचना करने से पहले खुद के बारे में सोचें कि मैं कितना सही हूं, और उसका मूल्यांकन किसको ध्यान में रख के करें? देश को ध्यान में रख के करें। जो कहें उसको पालन करो, यानी कि संरचनात्मक रूप से मतलब कहना, अच्छी अच्छी बातें बोलना, और प्रकार्यात्मक रूप का मतलब कि जो कहते हो करो, ये हो गया प्रकार्यात्मक रूप। जब तक दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक एकजुटता नहीं आ पाएगी, और यही स्थिति अगर नहीं रहेगी तो आने वाले समयों में देश की स्थिति खराब हो सकती है। इस चीज पर आप अमल करिएगा। अगर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हो आप, तो इस भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन कर रहा हूँ। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।